अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन का चैप्टर चल रहा था और इसके पहले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी और उसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि आप अपने कैश फ्लोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम कैपिटल बजटिंग की पहली टेक्निक को या पहले मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या हमें इस इन्वेस्टमेंट को या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन बेसिकली गैरिसन नोरिन ब्रीवर मैनेजेरियल अकाउंटिंग के एडिशन 15 का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, जो कि मेरे पास बुक मौजूद थी लेकिन उसमें साफ प्रिंट नहीं था, जिसकी वजह से ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एडिशन 13 से, जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो 14.5 है। ठीक है ना, यानी कि एडिशन 13 में ये 14 चैप्टर है और एडिशन 15 में ये 13th चैप्टर है और इसका पहला क्वेश्चन है। बहरहाल वैल्यूज सेम है और इसके सॉल्यूशन में जो है आपकी सेम वैल्यूज आएंगी और इनफ्लोज और आउटफ्लोज और इन्वेस्टमेंट वगैरह या आपके लिए सारा डेटा सेम है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या कह रहा है और हमारा जो मेथड है वो क्या है। हमारा जो मेथड है, जो सबसे पहला मेथड है हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है पे बैक मेथड। पे बैक पीरियड या पे बैक मेथड बेसिकली नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होता है और इस मेथड के थ्रू हम जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगी। यानी कि सिंपल अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, जितना मैंने पैसा लगाया है, जितना मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, तो वो अपने इनफ्लोज के हिसाब से कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगा। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट कम से कम पीरियड में, कम से कम टाइम में जो है वो रिकवर हो जाती है, वो अच्छी समझी जाती है। ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो द मैनेजमेंट ऑफ अंडर कॉरपोरेशन एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म है इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। ठीक है ना, एक कैश फ्लो दिए हुए उसके और उसकी डिटेल दी हुई है और वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। ईयर्स जो हैं वो 10 ईयर्स हैं, 1 से लेकर 10 तक, और इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले साल में और दूसरे साल में की जाएगी $15,000 और $8,000। और कैश इनफ्लोज जो हैं वो कह रहे हैं कि पहले साल में 1,000, दूसरे में 2,000, फिर 2,500, फिर 4,000, 5,000, 6, 5, 4, 3,000 और 2,000। यानी कि आपका जो इनफ्लो है उसका पैटर्न अनइवन है, यानी कि इक्वल कैश इनफ्लोज नहीं है। तो जब आपके कैश फ्लोज इक्वल होंगे तब हमारा पेबैक का फॉर्मूला क्या होगा और जब इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, उसमें हमने देखना है। बहरहाल रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं डिटरमाइन द पेबैक पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में हमारी रिकवर हो रही है। पार्ट 2 में ये बताना है वुड द पेबैक पीरियड बी अफेक्टेड if the cash inflow in the last year were several times as large। क्या जो आपका पेबैक पीरियड है वो अफेक्ट करेगा अगर जो कैश इनफ्लोज हैं लास्ट ईयर में वो सेवरल टाइम्स एज लार्ज हों, यानी कि वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हों। ठीक है ना, और वो बढ़ते जाएं, तो क्या उससे पेबैक पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। और इसके ऊपर मैं इसका जो है इफेक्ट भी बताऊंगा कि क्यों पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इफेक्ट करता है नहीं करता है। तो इसके लिए हमें कुछ लिमिटेशंस भी सिखाई जाती हैं और वो लिमिटेशन मैं आपको बताऊंगा, उसी की बेस के ऊपर हमने इसका आंसर करना होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज को, और फॉर्मूलाज को डिस्कस करने के बाद फिर हम जाएंगे सॉल्यूशन पर पार्ट 1 और पार्ट बी में। ठीक है जी, तो चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ।
सो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला फॉर्मूला इसका आपके सामने मौजूद है वो है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी रिक्वायर्ड है डिवाइड होगी एनुअल नेट कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला उस सूरत में अप्लाई होगा जब आपके पास आपके नेट कैश इनफ्लोज जो होंगे वो हर साल कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे। ऊपर लिखा हुआ भी है जो मैंने आपको बात बताई थी, द पे बैक पीरियड इज एक्सप्रेस इन ईयर्स। ईयर्स में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, ईयर्स में बताया जाता है कितना टाइम पीरियड है। और जब एनुअल नेट कैश इनफ्लो हर साल सेम होंगे तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा पे बैक पीरियड को कंप्यूट करने के लिए कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उसको आप एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करवा देंगे तो आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास जो कैश इनफ्लोज थे वो क्या थे, वो अनइवन थे, इक्वल नहीं थे, जिसकी बेस के ऊपर हमारा ये फॉर्मूला फ़िलहाल लग नहीं सकता। तो जिसकी वजह से हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला होगा, हमारा ये फॉर्मूला होगा पे बैक पीरियड, पी बी पी से मुराद पे बैक पीरियड जो होगा वो बराबर होगा ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। ठीक है ना, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। फुल रिकवरी से पहले हमारे कितने साल हो रहे हैं उसमें आप प्लस करवाएंगे किसको, एक फ्रैक्शन को। उस फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी, ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू होगी अनरिकवर्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि वो साल जिसमें आपकी रिकवरी कंप्लीट हो रही है उसमें अनरिकवर्ड अमाउंट कितनी थी। ठीक है ना, उसका कितना पार्ट मौजूद था, उसको डिवाइड करवा देंगे डिनोमिनेटर से जिसमें होगा कैश फ्लो ऑफ द ईयर, कि जिस साल में आपकी रिकवरी कंप्लीट हो रही है उस साल आपका कैश फ्लो कितना हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपका फॉलो किया जाएगा जब आप कंप्यूट करेंगे पे बैक पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ अनइवन कैश फ्लोज। ठीक है जी, तो ये दोनों फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट पार्ट 1 सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और कैश इनफ्लोज जैसे आपका क्वेश्चन था एज इट इज़ आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है ना, ईयर्स आपके 1 से लेकर 10 थे, इन्वेस्टमेंट आपके पहले 2 साल की थी $15,000 एंड $8,000 दूसरे साल में। उसके बाद कैश इनफ्लोज 1000, 2000, 2500, 4, 5, 6, 5, 4, 3 और 2000। ठीक है जी, बस एक कॉलम आपने ऐड कर लेना है अनरिकवर अमाउंट का। ठीक है, और आप इसको कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले आपने पहले साल में इन्वेस्टमेंट की 15,000 की, यानी कि आपका आउटफ्लो हुआ, आपके पैसे गए नेगेटिव, और आपका उसी साल इनफ्लो हुआ 1000 का, तो 15,000 माइनस 1000 आपका अनरिकवर अमाउंट कितना आया 14,000, जिसको मैंने ब्रैकेट में नेगेटिव में लिखा है। इट मीन्स अभी भी आपकी इतनी अमाउंट अनरिकवर्ड है। उसके बाद आपने दूसरे साल में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी आपका मज़ीद आउटफ्लो हो गया। इसका मतलब 14,000 पहले साल में वैसे ही नेगेटिव थे, 8,000 मज़ीद प्लस हुए, तो ये 22,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया। लेकिन दूसरे साल में 2,000 रुपये का फिर से एक इनफ्लो हुआ, तो 22,000 माइनस का और प्लस का 2,000, तो प्लस माइनस माइनस, तो अब आपकी अनरिकवर्ड अमाउंट 22,000 माइनस 2 रह गई कितनी 20,000। तीसरे साल से आपके सारे इनफ्लोज हैं, कोई भी आउटफ्लो नहीं है, तो 20,000 माइनस का उसमें प्लस किया 2,500 तीसरे साल का इनफ्लो, तो आपके पास के कितना आ गया 17,500। उसके बाद चौथे साल का इनफ्लो 4,000 आपने प्लस किया, तो ये नेगेटिव बैलेंस का मौका 13,500 हो गया। फिर पाँचवें साल में 5,000 इनफ्लो हुआ, तो आपका नेगेटिव बैलेंस अनरिकवर्ड अमाउंट 8,500 हो गई। फिर छठे साल में 6,000 जब आपके रिकवर हुए, इनफ्लो हुआ, तो आपका बैलेंस माइनस होकर 2,500 हो गया। ठीक है जी, और उसके सातवें साल में 5,000 का जब इनफ्लो हुआ, तो आपका अमाउंट जो 2,500 था, 2,500 ज़्यादा इनफ्लो होने की वजह से आपका बैलेंस जहाँ मैंने डबल टिक किया है वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर आप पे बैक पीरियड में आगे वर्किंग करना रोक देंगे और फॉर्मूला लगा लेंगे। तो आप देखेंगे ईयर बिफोर फुल रिकवरी, ईयर बिफोर फुल रिकवरी कब हो रही है, 7वें साल में फुल रिकवरी हो रही है। तो उससे पहले कितने साल हुए, उससे पहले 6 साल हुए, तो 6 लिख दिया। अनरिकवर्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यानी कि जिस
ईयर में आपकी रिकवरी हुई है 7वें साल में, उसमें अनरिकवर्ड अमाउंट कितनी थी, बिगिनिंग बैलेंस कितना था, वो 2500 था, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ द ईयर, उस साल के कैश फ्लोज कितने थे 7वें साल के, तो वो 5000 थे। तो आपने अनरिकवर्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को कैश फ्लो ऑफ द ईयर से यानी 2500 को डिवाइड किया 5000 से, तो आपका आ गया 0.5। फिर आपने इसको प्लस किया तो पे बैक पीरियड आपके पास कितना आ गया 6.5 ईयर्स का। तो सर 6.5 ईयर का मतलब ये है कि 6.5 साल के अंदर आपकी ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि एक मुनासिब सा टाइम पीरियड है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड भी नहीं है। अब जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उसने कहा था कि अगर लास्ट ईयर में आपके जो इनफ्लोज हैं वो मज़ीद बढ़ जाएं तो क्या आपके पे बैक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 7वें साल के बाद वर्किंग करना बंद कर दी, क्यों, क्योंकि 7वें साल में फुल रिकवरी हो गई, तो आगे जितने भी बड़े इनफ्लोज हों उससे आपके पे बैक पीरियड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आता, जो कि आपके जो पेबैक पीरियड का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है एक, कि कैश फ्लो में पेबैक में कैलकुलेशन करते वक्त आप तमाम कैश इनफ्लोज को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप सेकंड का जो आंसर देंगे वो नो में देंगे कि उससे कोई इफ़ेक्ट भी आपके पेबैक पीरियड के ऊपर नहीं आएगा। सो आई होप कि ये पूरा लेक्चर और पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पेबैक पीरियड का। इसमें अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे और उसमें बताएंगे कि आप उसकी बेसिस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को या अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।